नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी अशर यासिर। शुक्रिया। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आपको बता दें कि एक खबर हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा फिल वक्त 24 घंटों के दौरान बहुत ज़्यादा चर्चे में रही है, बहुत ज़्यादा मौज़े गुफ्तगू रही है, और वो खबर है आरएसएस सरबराह मोहन भागवत का एक किताब है जो उन्होंने नागपुर में एक किताब की रस्म इजरा के मौके पर किया। और आपको ये भी बता दें कि उसमें आरएसएस सरबराह ने बिलवास्ता तौर पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर जोर दिया है कि वो सितंबर में 75 साल के होने वाले हैं और ऐसे में उन्हें सुबुकदेश हो जाना चाहिए। तो बहरहाल एक इशारा था वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के लिए जो उन्होंने दे दिया, और आप अंदाज़ा कीजिए कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, ये मोहन भागवत का काम था और उन्होंने ये काम बड़ी खूबी से अंजाम दिया। बहरहाल आपको बता दें कि मोहन भागवत जो आरएसएस के ताकतवर सरबराह समझे जाते हैं, बादशाह सरबराह समझे जाते हैं, उन्होंने एक तकरीब में, जो आपको बता दूं कि मोरोपंत पिंगल एक आरएसएस के लीडर थे, उनके पर लिखी गई एक किताब की रस्म इजरा के मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को और बीजेपी के तमाम लीडरों को ये मशवरा दिया कि वो, यानी बिलवास्ता मशवरा दिया कि वो 75 साल के होते ही सियासत से सुबुकदोश हो जाए, अपनी सरगर्म ज़िंदगी से सुबुकदोश हो जाएं। तो बहरहाल आप अच्छी तरह जानते हैं कि इस किताब के साथ ही, मोहन भागवत के इस बयान के साथ ही, और आप देखेंगे कि उन्होंने ये भी कहा कि आप 75 साल के हो गए हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको रिटायर्ड होने के लिए तैयार हो जाना चाहिए, उन्होंने ये बात की थी। तो बहरहाल इस पर कांग्रेस का भी रद्द-ए-अमल आया है, इस पर शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप का भी रद्द-ए-अमल आया है। संजय रावत ने बहुत ही खूबसूरत रद्द-ए-अमल दिया है और उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अडवाणी, एल.के. अडवाणी जैसे लीडर को, यहाँ तक कि मुरली मनोहर जोशी और दूसरे यशवंत सिन्हा को, जसवंत सिंह को, तमाम को आपने देखा कि उन्होंने ज़बरदस्ती सियासत से सबकदोश करवाया था और सरगर्म सियासत से दूर रखा था। अब देखना यह है कि क्या बीजेपी का ये उसूल जो है वो, या संघ का जो उसूल है वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपने आप पर उसका इतलाक़ करवाएंगे, उन्होंने ये सवाल किया है। एक तो आरएसएस सरबराह मोहन भागवत का ये बयान बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ चीफ मिनिस्टर पंजाब का एक बयान, जो आप अंदाज़ा कीजिए कि वो उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, इससे मिजाह है, वो गैर मामूली है। और आपको देखेंगे जो भी बात करते हैं वो हंसी मजाक की बात होती है, लेकिन उसमें संजीद भी होती है। तो बहरहाल हालिया अरसे के दौरान आपने देखा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 5 मुल्कों का दौरा किया, जिसमें घाना भी शामिल है। तो उन्होंने ज़राए मिजाह ये कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हालिया अरसे के दौरान घाना का दौरा किया और उनका खैर मकदम किया जाना चाहिए वापसी पर। और उन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर आज़म कौन से मुल्क का दौरा कर रहे हैं, कि मैग्नेसिया, ट्रेविसिया, फलांसिया, अल्लाह ही बेहतर जानता है कि ये कौन से ममालिक है। जबकि 140 करोड़ की आबादी के वाले मुमालिक मुल्क को छोड़कर, यानी हिंदुस्तान को छोड़कर, वो इस तरह के मुल्कों में जो गैर मारूफ हैं वहाँ के दौरे कर रहे हैं। तो बहरहाल ये खबरें बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। अब देखना यह है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का क्या हाल है, वो क्या सोच रहे होंगे और क्या मनसूबा बना रहे होंगे। और वैसे भी आप देखेंगे कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हालिया अरसे के दौरान आरएसएस हेडक्वार्टर का दौरा किया था और उस बारे में ये ख्यासाराइयाँ की जा रही थी कि वज़ीर आज़म इसलिए वहाँ गए क्योंकि आरएसएस क़यादत पर ये तासुर दिया जाए कि वो 75 साल के हो रहे हैं सितंबर में, और 17 सितंबर में वो 75 साल के हो जाएंगे। तो ऐसे में वो सुबुकदोश नहीं होंगे बल्कि हुकूमत करते रहेंगे। और इस बारे में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बाएं और दाएं हाथ, यानी आप अच्छी तरह जानते हैं कि अमित शाह के बारे में मैं बात कर रहा हूं, तो बहरहाल वो जो है वो कहते हैं कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सुबुकदोश नहीं होंगे, चाहे वो 75 साल के हो जाए या उनकी उम्र बढ़ जाए, और वो 2029 तक मुल्क की क़यादत करेंगे, बीजेपी की क़यादत करेंगे, हुकूमत की क़यादत करेंगे। तो अब देखना यह है कि क्या आरएसएस जो अपने उसूलों पर बहुत ज़्यादा फ़ख्र करती है, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को घर का रास्ता दिखाएगी, गुजरात का रास्ता दिखाएगी। और एक आप देखेंगे कि गुजरात में कौन है वज़ीर आज़म, आप अच्छी तरह जानते हैं, तो क्या उनके दरवाजे तक वज़ीर आज़म को पहुंचाएगी, ये एक अहम सवाल है। और इस सवाल का जवाब देंगे मेरे साथी अशर यासिर ने जो है जिस तरह से बोला है कि 75 साल की उम्र के बाद लोगों को बधाई नहीं, उनकी विदाई होनी चाहिए। जी। और जो ये बयान है उसको कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि देखा जाए तो मोहन भागवत खुद भी 75 साल के होने वाले हैं, तो ये भी उम्मीद, ये क्या बोलते हैं, कयास लगाया जा रहा है कि शायद वो अपनी जो संघ प्रमुख की सीट है वो छोड़ सकते हैं।
लेकिन वहीं दूसरी चीज़ ये भी है कि इस पे संजय राउत ने भी एक टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि संघ प्रमुख ने प्रधानमंत्री को ये संदेश दिया है। हालांकि यही बात 5 साल पहले संघ प्रमुख ने कहा था कि मोदी से अपवाद है, मतलब मोदी पे ये लागू नहीं होता है। जी जी जी। 75 साल वाला जो एक क्राइटेरिया बनाया गया आरएसएस की तरफ से, वो मोदी पे अप्लाई नहीं होगा। इसी के बाद फिर हमने देखा कि देश के गृह मंत्री ने भी ये बात कही थी कि पीएम मोदी 75 साल के होने के बाद भी सक्रिय राजनीति से रिटायर नहीं होने वाले हैं। भाजपा के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं बनाया गया है कि आप 75 साल के बाद रिटायर हो जाएं। लेकिन अगर बात की जाए ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं बनाया गया तो फिर मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी और दीगर ऐसे लोग हैं, वो उनको क्यों हटाया गया। फिर जिस तरह से अभी हमने देखा कि जब क्या बोलते राजस्थान का चीफ मिनिस्टर आपको डिसाइड करना था तो आपने पर्ची खुलवाई वसुंधरा राजे से, और उसमें मुख्यमंत्री का नाम था बनवारीलाल शर्मा, और उस वक्त वसुंधरा राजे की शक्ल देखने वाली थी। और ये भी कहा जा रहा है इस वक्त कि बीजेपी जो है ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री बनाती है जो उनके इशारों पे काम करें। जिस तरह से आपने देखा कि अभी मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को हटा दिया गया वहाँ से, और वहाँ पे वसुंधरा राजे को राजस्थान में चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया गया। उसी तरह छत्तीसगढ़ में भी क्या बोलते हैं रमन सिंह को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया गया। तो इससे ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि अब बीजेपी ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री बना रही है जो सीधे सीधे उनके इशारों पे काम करें, ना कि आप जो है आपकी अपनी जो एक मुख्यमंत्री की जो एक वो होती है ज़मीर जो होता है वो अपने ज़मीर को आप जगाएं नहीं। वहीं अगर बात की जाए कि 75 साल वाली जो आपने बात की है, तो 75 साल वाली बात अगर आपने लागू की है तो अगर आप लागू कर सकते हैं तो आप कीजिए, लेकिन उसके लिए फिर आपको भी अपने गिरबान में झांकना होगा कि बीजेपी में या फिर आरएसएस के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं वो भी बैठे हुए हैं। और जिस तरह से बात की जा रही है कि आरएसएस के प्रमुख रिटायर हो जाएंगे, तो अब ये भी कयास लगाया जा रहा है कि शायद वहाँ पे भी कोई महिला अध्यक्ष बन सकती हैं, सर संचालक जो है वो महिला हो सकती हैं। उसी तरह ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी में जो है अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो महिला की बात हो रही, लेकिन ये अब बात बिल्कुल बंद हो गई है। अभी कुछ दिनों पहले ये बात आम थी कि बहुत तेज इस पे काम चल रहा है, 3 लोग इसमें जो है जी तीनों साउथ के हैं और तीनों को लिया गया। लेकिन 75 साल वाली बात पे फिर आएंगे कि संजय राउत ने जिस तरह से बोला है कि अभी जो है शायद ये सीधा सीधा जो निशाना है वो देश के प्रधानमंत्री पे है। और जिस तरह अभी हम लोगों ने बात की थी पिछले दिनों बैठ के कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर गए थे, आरएसएस के मुख्यालय गए थे, तो शायद वो एक्सटेंशन की बात करने गए थे। इसके बाद हमने देखा कि काफ़ी सारे पॉलिटिशियंस ने भी यही बात दोहराई कि वो एक्सटेंशन के लिए वहाँ गए हुए थे। अब ये देखना है कि ये 75 साल के होने के बाद की कहानी क्या होती है, या आरएसएस प्रमुख फिर से कोई बयान देते हैं जिसमें शायद वो फिर यही बात कहें कि ये जो हमने क्राइटेरिया बनाया था इसमें देश के प्रधानमंत्री इंक्लूड नहीं हैं, उनको इससे बाहर रखा गया है। और जिस तरह से ये भी देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं कोई वैसा इंसान नहीं हूँ और मैं बहुत ही एक अलग तरह का इंसान हूँ, तो अब इंसानों के लिए बात की गई थी, अब शायद वो उस तरह के इंसान नहीं तो उनके लिए ना की गई। बायोलॉजिकल जो पैदाइश की बात कर रहे हैं आप। बहरहाल नाज़रीन आपको बता दूं कि जहां तक आरएसएस सरबराह मोहन भगवत का सवाल है, तो आपको बता दूं कि मोहन भगवत ने वाज़ेह तौर पर इशारा दे दिया है वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के लिए कि आप सितंबर में 75 साल के हो जाएंगे, इसलिए अपना इंतज़ाम कर लीजिए। यही कहना है था, झोला उठा लीजिए और झोला उठा लीजिए और चले जाइए, यही कहना था शायद आरएसएस सरबराह को। लेकिन उन्होंने रास्त तौर पर नहीं कहा बल्कि बिलवास्ता तौर पर कहा। और आपको ये बता दूँ कि जहाँ तक आरएसएस सरबराह की तकरीर का सवाल है या उनके खिताब का सवाल है, मोरोपंत पिंगल आरएसएस के एक लीडर थे, उनके के याद में जो उनके ऊपर लिखी गई किताब की उन्होंने रस्में इजरा अंजाम दी। और उनका कहना था, और बातों में उन्होंने ये भी कह दिया कि पिंगल जो थे उनका जो हिस्से मिजाज था यानी सेंस ऑफ ह्यूमर था बहुत ही गैर मामूली था। और उनका हमेशा यही कहना होता था कि अगर आप 75 साल के हो जाएं और आपको कोई शाल यानी पहना दे तो समझिए कि आपको अपना काम रोक देना चाहिए। तो अब क्या वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 17 सितंबर 2025 को 75 साल के हो जाएंगे, तो क्या उन्हें घर का रास्ता दिखाया जाएगा? क्या उन्हें ये बताया जाएगा कि आप अपने घर से बहुत दूर रह चुके हैं, अब अपने घर में आराम कीजिए और गुजरात चले जाइए? क्या ये कहा जाएगा? ये बहुत ही अहम सवाल है। लेकिन आरएसएस सरबराह ने अब एक नया पिटारा खोल दिया है और इस पिटारे के बाद ऐसा लगता है कि अब अपोजिशन जमातें और ख़ास तौर पर वो लोग जो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से तंग आ चुके हैं, उनकी पॉलिसी
से तंग आ चुके हैं, उनके इंटरनेशनल लेवल पर जो पॉलिसीज है उससे तंग आ चुके हैं, या फिर आप देखेंगे कि महंगाई और बेरोजगारी से तंग आ चुके हैं, वो जरूर दुआ कर रहे होंगे कि 17 सितंबर 2025 जल्द आए और वजीर आजम नरेंद्र मोदी 75 साल के हो जाएं और अपने घर का रास्ता देखें। तो बहरहाल इस तरह नहीं होना चाहिए। खुद मोहन भागवत ने कहा कि लोगों को इस तरह डटे नहीं रहना चाहिए कि दूसरे लोग तंग हो जाएं, और ऐसे लोगों को चाहिए कि अगर वो 75 साल के हो जाएं तो रिटायर्ड हो जाएं, दूसरों के लिए रास्ता साफ करें, दूसरों को मौका फराहम करें। सिर्फ आप ही चिपके रहेंगे इख्तिदार से तो ये बहुत ही गलत बात है, ना सिर्फ आपके लिए बल्कि पार्टी के लिए, तंजीम के लिए और सारे मुल्क के लिए। आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की पॉलिसियों के नतीजे में आप अंदाजा कर सकते हैं कि दावे तो वो बहुत करते हैं कि हमने गुर्बत का खात्मा कर दिया है, लेकिन आज भी 80 करोड़ हिंदुस्तानी ऐसे हैं जो राशन पर जिंदा है। तो इसका मतलब यह है कि हिंदुस्तान में गुर्बत खत्म नहीं हुई है। आप अंदाजा कीजिए कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जब इख्तिदार में नहीं थे, कांग्रेस को निशाना बनाया करते थे और कहा करते थे कि मैं जब आऊंगा तो महंगाई को रुखसत कर दूंगा और फिर बेरोजगारी को खत्म कर दूंगा। लेकिन आप देखेंगे कि पेट्रोल की कीमत जो कांग्रेस के दौरे हुकूमत में 60 रुपए या 64 रुपए हुआ करती थी, आज 110 115 रुपए फी लीटर हो गई है। हद तो यह है कि हम अमेरिका में भी जो शहरी पेट्रोल हासिल कर रहे हैं उससे 15 या 20 रुपए महंगा पेट्रोल हम हासिल कर रहे हैं। तो यह वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का कारनामा है। अब ये कारनामे उन्हें 75 साल की उम्र तक करने हैं, उसके बाद तो हो सकता है कि उन्हें आरएसएस और बीजेपी खुद रास्ता दिखाएगी और इसमें अमित शाह का अहम किरदार होगा, उसी तरह जिस तरह अडवाणी को हटाने में मोदी का किरदार रहा है। संजय रावत ने पुरजोर अंदाज में कहा कि मोदी जी ने जबरदस्ती एल.के. अडवाणी को, मुरली मनोहर जोशी को और जसवंत सिंह को हटाने का हटाया है। क्या अब वही उसूल मोदी जी खुद पर इतलाक करेंगे उस उसूल का? बिल्कुल सही सर। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जब से देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने, उसके बाद वो जब सेंट्रल जो उसमें हैं बीजेपी में जब से आए हैं, वो तब से बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में जब 2017 का चुनाव हुआ था तो वहाँ पे सीधा नाम जो था वो राजनाथ सिंह का आ रहा था कि राजनाथ सिंह शायद यहाँ के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन एंड टाइम पे जो है योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया। उसके बाद इस बार भी जब चुनाव हुए तो ये भी आ रहा था शायद कि हो सकता है इस बार गडकरी को एक बहुत अच्छा पद मिले। कोई क्या डरते हैं क्या वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी राजनाथ सिंह से, गडकरी से? क्योंकि ये सीनियर लीडर हैं और ये जो है ये जो लॉबी है पूरी एल.के. अडवाणी वाली लॉबी है। अच्छा, तो एल.के. अडवाणी वाली लॉबी में और इनमें थोड़ी कुछ समस्याएं चलती हैं। जिस तरह से हम देखते हैं कि जो वो क्या बोलते हैं सुषमा स्वराज थी वो भी उसी लॉबी की थी, अरुण जेटली भी उसी लॉबी के थे। तो लॉबी सिस्टम अभी भी चल रहा है। और जिस तरह से आप देखिए कि शिवराज सिंह चौहान का भी हमने जिक्र किया, वसुंधरा राजे का हमने जिक्र किया, रमन सिंह का हमने जिक्र किया, तो ये सब जो है एल.के. अडवाणी से बहुत करीबी थे और एल.के. अडवाणी की वजह से ही ये कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन मोदी जी ने आते ही सबसे पहले वो सारे रास्ते काट दिए, सारे पर काट दिए कि अब आप कैसे उड़ पाओगे। बहरहाल नाज़रीन, एक और खबर की जानिब चलते हैं। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि हिंदुस्तान में टैक्स दहशतगर्दी का जो बोलबाला है और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जो इक़्तिसादी पॉलिसियाँ हैं उससे जो अरबपति हैं, जो करोड़पति हैं और जो दौलतमंद लोग हैं वो काफ़ी परेशान हैं। हद तो ये है कि अडानी और अंबानी भी परेशान हैं, लेकिन ये कहा जाता है कि डर के मारे उनका मुँह नहीं खुलता। अगर वो मुँह खोलते हैं तो फिर समझिए कि ईडी का छापा पड़ जाएगा या फिर CBI के किसी शिकंजे में वो कस दिए जाएंगे या फिर किसी सरकारी एजेंसी उन्हें आकर दबोच लेगी। तो बहरहाल ये डरते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि अमेरिका में जिस अंदाज में ट्रंप के करीबी साथी एलोन मस्क ने किस तरह उनके खिलाफ बात की और किस तरह उन दोनों के दरमियान इख्तिलाफात पैदा हो गए। लेकिन एक बात ज़रूर है कि जब हिंदुस्तान की बात करते हैं तो अब हिंदुस्तानियों के बारे में ख़ास तौर पर यासिर आप देखेंगे कि जो करोड़पति लोग हैं, जो दौलतमंद लोग हैं, अब वो आहिस्ता आहिस्ता हिंदुस्तान की शहरियत तर्क करते हुए दूसरे ममालिक मुंतकिल हो रहे हैं। लाखों की तादाद में अब तक मुंतकिल भी हो चुके हैं। और अब आपको बता दूं कि UAE मुत्तहिदा अरब इमारात उसने एक स्कीम का ऐलान किया है और वो स्कीम ये है गोल्डन वीज़ा के तहत आपको ज़्यादा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। जो दौलतमंद लोग हैं वो आसानी से वो पैसे दे सकते हैं। 23 लाख रुपये आपको अदा करने होंगे और फिर आपको ताहयात UAE का वीज़ा मिल जाएगा और वहाँ की जो सहूलियात है और वहाँ के जो यानी बुनियादी सहूलतें हैं उससे आप इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप अपने माँ बाप को, अपने बीवी बच्चों को, अपने यानी मुलाजिमीन को, खादिमाओं को, खादिमीन को और यहाँ तक
के ड्राइवर को भी स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो ऐसे में अब ये देखा जा रहा है कि हज़ारों की तादाद में हिंदुस्तानी गोल्डन वीज़ा हासिल करेंगे और यूएई मुंतकिल हो जाएंगे। ये तो यूएई की बात रही, लेकिन सऊदी अरब आप देखेंगे कि वहाँ पर इक़्तिसादी जो तरक्की है उसको मलूज़ रखते हुए हुकूमत सऊदी अरब ने और सऊदी काबीना ने कानून मंजूर किया है, और वो कानून ये है कि सऊदी अरब में अब गैर मुल्की जो लोग हैं वो जायदाद खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं और उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इस सिलसिले में काबीना ने कानून को मंजूरी दी है और इस कानून पर जनवरी 2026 से अमलावरी होगी। जी सर, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि देश के बहुत सारे लोग जो हैं बाहर जा रहे हैं, 2019 से लेकर के 2023 तक एक रिपोर्ट आई थी जिसमें आई थिंक 36 लाख लोग जो हैं या 19 लाख लोग ऐसे कुछ बाहर जा चुके थे। अभी जो रिपोर्ट आ रही है उसमें ये हो रहा है कि 23 के बाद से अभी बहुत सारे लोग जो हैं हिंदुस्तान से बाहर गए हैं, और यहाँ तक कि जिन्होंने नरेंद्र मोदी पे फिल्म बनाई थी वो भी हिंदुस्तान से बाहर जा चुके हैं। जी। वो भी अब यूएई में रहेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ विवेक ओबराय की बात कर रहे हैं आप? जी, विवेक ओबराय की बात कर रहे हैं कि वो सबसे बड़ी चीज़ ये कि ऐसे लोग जो है हिंदुस्तान में आके कमाते हैं। जी, हिंदुस्तान के लोगों से पैसा कमाते हैं। भाई वो फिल्म बनाएंगे तो यहीं आएंगे ना फिल्म बनाने के लिए, फिल्म बना करके यहाँ से पैसा कमा के वो चले जाएंगे, लेकिन उसका कुछ असर यहाँ नहीं दिखेगा। और जिस तरह से हम देख रहे हैं बहुत सारे बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ हैं, चाहे वो क्रिकेटर्स क्यों ना हो, सारे यहाँ से जा रहे हैं। तो यहाँ से जाने के पीछे का रीज़न सबसे बड़ा मुझे लगता है यही है कि हिंदुस्तान में जो ये इस वक्त 2014 के बाद से जो कहा जा रहा है कि नया भारत जो बना है, या अगर हम 2014 की बात ना करें, 2012 के एंड से जो एक तैयारियां शुरू की गई थी, प्रिपरेशन शुरू की गई थी नए जो भारत आया उसके लिए 14 में, तो कहीं ना कहीं ये उसका भी रीज़न हो सकता है। क्योंकि आप देखिए कहीं पे भी अभी हम बात करते हैं रोड की, हम बात करते हैं एजुकेशन की, हम बात करते हैं रोज़गार की, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। बस एक इंसान जो है उसके पोस्टर हर जगह नज़र आ रहे हैं, और वो इंसान जो है अभी कल हमने देखा कि भगवत मान ने, अभी आपने जिक्र किया कि बहुत बड़ी बड़ी बातें की उन्होंने कि देश के प्रधानमंत्री जो हैं कहाँ कहाँ जाते हैं, 140 करोड़ की आबादी वाला जो देश है वहाँ कम रहते हैं, वहाँ के लोगों से कम मिलते हैं, वहाँ की समस्याओं को कम जानते हैं वो। तो ये बात बिल्कुल सही है कि आप देखिए कि हर जगह करप्शन हो रहा है। गुजरात में आप देखिए कितने पुल गिर गए हैं, कितनी क्या क्या चीज़ें हो गई, 18 लोगों की मौत हो गई है, लेकिन क्या आपने देखा कहीं भी किसी भी दरबारी मीडिया ने गुजरात का जो मॉडल है उसके बारे में बात की है? कहीं आपने देखा कि उस चीज़ वहाँ पे ये बोला गया, किसी भी लीडर ने बोला है कि वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, किसी ने भी ये बोला कि वहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर करप्शन के चार्ज लगने चाहिए? नहीं बोला गया। अगर यही चीज़ किसी और राज्य में होती तो यहाँ पे आप देखिए कि किस तरह से वहाँ पे अटैक किया जाता और उस सरकार को इस तरह से बदनाम किया जाता। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि दिल्ली की जो सरकार थी आम आदमी पार्टी, उसको इस तरह से बदनाम किया गया कि वहाँ के लोगों के दिमाग में एक चीज़ घुस गई कि अरविंद केजरीवाल जो है वो करप्ट है, और उसके बाद फिर उन्होंने बीजेपी को वोट दिया, और बीजेपी आज जाके क्या कर रही है सबके सामने कि वहाँ पे पानी भर रहा है, यमुना की सफाई नहीं हो रही, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो सही नहीं हो रही, लेकिन फिर भी वहाँ के लोग अब 5 साल तो आपको झेल नहीं है। तो इसी तरह से लोग जो है जब इस तरह की चीज़ें होंगी, जो एजुकेटेड हैं या जिनके पास पैसा बहुत है वो यहाँ रह के क्या करेंगे? अभी भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो गवर्नमेंट जॉब में हैं या फिर अच्छी सैलरी वाली जॉब में, तो अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेज रहे हैं ताकि वो बाहर पढ़ेंगे, बाहर ही सेटल हो जाएंगे, तो यहाँ से ये लोग भी रिटायरमेंट के बाद या बाद में जाके वहाँ सेटल हो जाएंगे। तो इस तरह से अगर यहाँ पे भी उसी तरह की सहूलियत शुरू की जाए, जिस तरह बोला गया था कि अब जो है बाहर के लोग जो यहाँ से एनआरआईज गए हुए हैं वो भी हिंदुस्तान में आकर के रहना पसंद करेंगे और हिंदुस्तान में आके काम करेंगे, तो आज हिंदुस्तान के जो रह रहे हैं लोग अभी यहाँ पे उनको तो काम मिल नहीं रहा है, और फिर अगर वो दूसरे राज्य में जा रहे हैं तो वहाँ पे हिंदी बोलने के नाम पे उनको टॉर्चर किया जा रहा है, या फिर उनको दाढ़ी टोपी के नाम पे टॉर्चर किया जा रहा है, उनको जो है क्या बोलते हैं रिलीजियस क्राइसिस जो है उससे गुजरना पड़ रहा है, आइडेंटिटी जो प्रॉब्लम चली उससे गुजरना पड़ रहा है। तो आप ये देखिए किस तरह से लोग जो है डेवलप हो पाएंगे, किस तरह से हम जो है नंबर 1 जो है वो बन पाएंगे देश में। बहरहाल आपको नाज़रीन बता दूं, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक इंतखाबी मुहिम के दौरान कहा था कि लिबास देकर पहचानो, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अभी उत्तर प्रदेश में यह हाल हो गया है कि लिबास उतार कर पहचाना जा रहा है, पतलून उतार कर पहचाना जा रहा है। तो ये वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का कारनामा है और उनके जो अचीवमेंट्स है उसमें एक बहुत बड़ा कारनामा दिखाई देता है। ये आवाम कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हर लिहाज से नाकाम हो गए हैं और गोदी मीडिया है कि उनकी चापलूसी में हद से आगे निकल गया है। अब जैसा
जैसा कि अशर यासिन ने कहा है कि गुजरात में जो कुछ हो रहा है, पुल जो गिर गया है, मुनहदिम हुआ है, किस तरह के हालात वहाँ पर हुए हैं, क्या वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ या मोदी के जो बीजेपी है उसकी हुकूमत के खिलाफ गोदी मीडिया ने आवाज़ उठाई है? हरगिज़ नहीं उठाई है, जबकि इंसान मर रहे हैं और ये खामोशी यानी मुजरिमाना खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। उसी तरह जिस तरह इसराइल मुजरिमाना इक़दाम करते हुए इंसानियत को पामाल कर रहा है और अमेरिका से लेकर तमाम मुस्लिम दुनिया खामोश बैठी हुई है, यहाँ तक कि मुस्लिम ममालिक भी ख्वाब गफलत में पड़े हुए हैं और उनके बच्चों को, उनके ख़वातीन को, उनकी माओं को, उनके बहनों को, उनके बेटियों को, उनके बीवियों को शहीद किया जा रहा है, उनके बच्चों को शहीद किया जा रहा है। अब आपको बता दूं कि पिछले 24 घंटे के दौरान इसराइल ने एक ऐसे वक्त जबकि जंगबंदी की बात हो रही है खतर में, और उस दौरान इसराइल लगातार फलस्तीनियों का कत्लेआम कर रहा है, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं है कि उसे रोक सके, उसकी दहशतगर्दी से, उसके कत्लेआम से, उसकी नस्लकुशी से रोक सके, लेकिन वो नहीं रुक रहा है और खुद मौजूद दुनिया है कि खामोश तमाशाई बनी बैठी है। लेकिन हम सलाम करते हैं उन लोगों को, खास तौर पर जो गैर मुस्लिम है, वो जिस अंदाज में बैरूनी ममालिक में, यूरोपियन कंट्रीज में, मगरबी ममालिक में जिस तरह का एहतजाज कर रहे हैं, अपनी हुकूमतों के नाक में दम कर रखा है उन लोगों ने, हम उन्हें सलाम करते हैं क्योंकि वो इंसानियत के लिए उठ खड़े हुए हैं। और यह बात अलग है कि हुकूमतें जो है वो इसराइल के साथ है, लेकिन आवाम पूरी तरह फलस्तीनियों के साथ है। तो बताने का मकसद ये है कि इसराइल मुसलसल यानी 24 घंटे के दौरान आपको बता दूं कि 82 फलस्तीनी शहीद हुए हैं और एक ऐसे अस्पताल पर जहां पर मरीजों में ग़िज़ा की तकसीम अमल में लाई जा रही थी, वहां पर इसराइल ने हमला कर दिया। नतीजे में कई बच्चे शहीद हुए, कम से कम 15 बच्चों के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने जामे शहादत नोश किया है। तो इस तरह की शैतानी, इस तरह की दरिंदगी, इस तरह की जो यानी इंसानियत के खिलाफ जो जराइम है वो करता जा रहा है। और उसका वज़ीर आज़म नेतन्याहू कहता है कि गजा में 60 रोज़ा जंगबंदी के दौरान मुस्तकिल जंगबंदी की बात की जाएगी, लेकिन 3 शराइत उसने रखे हैं और कहा है कि अगर ये शराइत पूरी नहीं की जाती तो इसराइल फौजी ताकत का इस्तेमाल करेगा। अब कब तक फलस्तीनियों का वो कत्लेआम करता रहेगा, ये सोचने वाली बात है। आज सारी दुनिया को मुत्तहिद होकर इसराइल के खिलाफ पाबंदी आयद करनी चाहिए और इसराइल ने जहां तक कहा है कि हमास को हथियार डाल देना चाहिए, गजा पर हुक्मरानी से हमास को दस्तबरदार हो जाना चाहिए और फौजी सलाहियतों को, उसके पास जो फौजी सलाहियतें हैं वो खत्म करना चाहिए, उसके बाद ये कब्रिस्तान बना देगा गजा को, ये चाहता है इसराइल। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि आज जो अभी जो हमले की हम बात कर रहे हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बच्चों को या महिलाओं को जो चिकित्सालय जो वहाँ पे हॉस्पिटल के बाहर जो है वो उसमें तकसीम कर रही थी चीज़ें, और वहाँ पे अटैक हुआ और उसमें जो है 15 बच्चों की बताया जा रहा है कि मौत हुई है और कई ऐसी ख़वातीन थी जो हामला थीं, उनकी भी मौत हुई है। और हामला ख़वातीन के लिए वहाँ पे बहुत बुरे हालात हैं क्योंकि उनको सही से खाना नहीं मिल पा रहा है, जिससे आने वाली जो नस्लें हैं वो ख़राब हो सकती हैं वहाँ पे, क्योंकि वो उस तरह के ताकतवर नहीं पैदा होंगे, उनमें कई सारी बीमारियाँ भी जो है पाई जा सकती हैं, ऐसा कहा जा रहा है। यूनिसेफ की तरफ से भी ये कहा गया है कि उसमें भी क्या बोलते हैं, वहाँ की जो यूनिसेफ की कार्यकारी निदेशक हैं कैथरीन रसेल, उन्होंने भी गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने भी इस हमले की मजम्मत की। उन्होंने कहा जब लोग खाना लेने के लिए या अपनी जो भी चीज़ें ज़रूरत की हैं वो लेने के लिए वहाँ पे खड़े थे, उस दौरान जो हमला किया गया ये बिल्कुल भी नाकाबिले बर्दाश्त है। और जो ऑर्गेनाइजेशन ये काम कर रही है उसके अंडर ये कहा जा रहा है प्रोजेक्ट होप के संचालित में ये जो है चीज़ें वहाँ पे फराहम की जा रही थी, उनके भी कुछ लोगों की वहाँ पे मौत हो गई। तो जिस तरह से लोग जब एक साथ इकट्ठा हुए हैं वहाँ पे चीज़ें लेने के लिए, उस दौरान अगर ऐसी चीज़ें हो रही तो वाकई ये जो है कहीं से भी जायज़ नहीं है। और जो लोग ऐसे चीज़ें कर रहे हैं उनके दिल में किस तरह की चीज़ें हैं, उनका दिल किस तरह का, ये आप सब जान सकते हैं। और वैसे तो पकड़ होने वाली है और होके रहेगी। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि इन फ़लस्तीनियों के मुंह में निवाला डालने के बजाय उनके सीनों में गोलियां उतार रहा है इसराइल, और उनके घरों पर, उनके अस्पतालों पर, उनके खैमों पर बमबारी कर रहा है। तो बहरहाल सारी दुनिया को ये सोचना होगा बड़ी संजीदगी के साथ कि आखिर इसराइल का क्या इलाज किया जाए, क्योंकि इंसान के जिस्म में अगर कोई बीमारी होती है तो उसके इलाज के लिए दवाएँ दी जाती है, अगर कोई नासूर होता है या फोड़ा होता है तो उसे निकाल दिया जाता है और तराश खराश कर उसे जिस्म से अलहदा कर दिया जाता है। तो अब बर इसराइल भी ऐसा लगता है कि एक गंदा और एक इंतहाई बीमार शुदा, इंतहाई मुतासिर हिस्सा बन गया है इंसानी जिस्म का, और यानी दुनिया के जिस्म का, और उसको निकालना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में आलमी बरादरी की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इस फोड़े का खात्मा करे हमेशा हमेशा के लिए। तो बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना ब्रेकिंग न्यूज़ प्रोग्राम इख्तिताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी अशर यासिर को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।